जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे 56th मुलाकात है। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, खैरियत से होंगे। अब 94 में, बल्कि 93 के तकरीबन एंड में मेरी ट्रांसफ़र नियरेस्ट ब्रांच लिवा, जो सवार से तकरीबन 30 किलोमीटर दुबई जाते हुए वहाँ पे होगी। 30-31 किलोमीटर है और 62 किलोमीटर आगे शनास है। यानी ये सोहार और जहाँ मेरे भाई शनास में रहते हैं, ये उसके दरमियान थी। अब मेरे और भाइयों के दरमियान 30-31 किलोमीटर का फासला कम हो गया। वहाँ स्पीड चूँकि 120 है मेन रोड पे, हाईवे पे, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर जो एवरेज है वहाँ पे, जहाँ जितना भी मैंने सफ़र किया उसकी एवरेज यही निकलती है, 1 मिनट में 2 किलोमीटर। यानी 31 किलोमीटर है तो 15 से 16 मिनट, क्योंकि वहाँ पे कोई रिक्शा, चंगची, टांगा, रेड़ा, ट्रैक्टर, हाईवे पे कोई तसव्वुर नहीं है। इवन बाइक्स भी शाज़ो नाज़ है। तो सड़कें बड़ी नफीस हैं, सादा साफ़ सुथरी हैं। मैं यूरोप भी गया हूँ, लेकिन जो ओमान की रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओमान का है, दैट इज़ मैचलेस। रोड के दोनों तरफ हर 5-6 किलोमीटर के बाद एक वहाँ पे लड़का बैग उठाए नज़र आएगा। उसने येलो सी यूनिफॉर्म पहनी होगी। जहाँ उसको कचरा, बल्कि दरख्त से पत्ते का भी वो इंतज़ार करता रहता है कि कब गिरता है। तो लोग गाड़ी से खाना खाते, चीज़ें बाहर नहीं फेंकते, शऊर है लोगों को। तो रोडें साफ़ सुथरी हैं, कोई जंप्स वगैरह नहीं है। बड़ा मज़ा आता है ट्रैवल करने में, बंदा एंजॉय करता है। इस ब्रांच में इकबाल चट्टा साहब मैनेजर थे, यूबीएल से डेपुटेशन पे। मेरे जाने के तकरीबन 1.5-2 महीने बाद उनकी ट्रांसफ़र बैक टू पाकिस्तान हो गई। वहाँ पे नबान मोहम्मद अहमद अल रियामी असिस्टेंट मैनेजर था, वो मैनेजर बन गया। पाकिस्तानी स्टाफ का जैसे जैसे यूबीएल में वापसी का सफ़र शुरू हुआ, जो ओमानी लोकल थे, अरबी उनकी लॉटरी निकलनी शुरू हो गई। इसकी ब्रांच का एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि वहाँ का फ़राश सेकंड ऑफिसर बन गया। फ़राश ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के 1947 में जब आज़ाद हुआ तो सुना है कि यहाँ मैट्रिक पढ़े भी टीसी लगे हुए थे। यही हाल ओमान में था। वहाँ स्किल्ड लेबर मिलनी मुश्किल थी, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो पढ़े लिखे थे वो भी बस समझ लें कि पता नहीं उनको स्कूल वाले डिग्रियां कैसे देते थे। हम तो जब उनका कोई एंट्री टेस्ट या एग्ज़ाम लेते थे तो हमारे मेयार पर तो पूरे नहीं उतरते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट थी और प्रेशर भी था बैंकों पे, अदारों पे कि इनको भर्ती करें। खैर, सईद लड़का था वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर। उसने कहीं वहीं लिवा के हॉस्पिटल में अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से उसको कॉल लेटर आ गया, वो सिलेक्ट हो गया। उसने बैंक से रिज़ाइन कर दिया। वो अक्सर कहता था बैंक की नौकरी ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ कुछ समझ आती कि वाकई ठीक नहीं है, लेकिन प्रदेश में मजबूरी थी, क्या करें। खैर, अब वहाँ पे सेकंड मैनेजर की सीट मेरे हिस्से में आ गई। मैनेजर नबान जो था वो बेचारा अल्लाह दे ना जोगा थी, ना 2 लाइनें सीधी लिख सकता था, ना उसे ब्रांच का इतना पता था वोचरिंग का, वोचर चेक करने का, एंट्रीज पास करने का। कुछ यूँ भी हुआ कि जैसे यूबीएल वालों ने वाइंड अप किया तो यूबीएल का सिस्टम, यूनी बैंक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था।
कंप्यूटर सिस्टम जिस पे हम काम करते थे। जैसे ही वो गया, नई मैनेजमेंट आई, तो उन्होंने FNS सिस्टम हायर किया। ये शायद ऑस्ट्रेलिया का था सिस्टम। इस सिस्टम ने बहुत तबाही मचाई बैंक में। स्क्रीन पे बैलेंस और होता था, लेजर के प्रिंटिंग में और होता था। शुक्र है कि कस्टमर के बैलेंस ठीक होते थे, लेकिन सब्सिडी, इनकम, एक्सपेंडिचर, लेजर, इनके बैलेंस हमेशा आउट रहते थे। इसके लिए हमें अलहदा से हेड ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई कि आप डेली एक परफार्मा बनाएं हर सब्सिडी और जनरल लेजर का, और उसको बाकायदा बैलेंस करें। ये बड़ी टेरेबल जॉब थी। इस दौरान में इफ FNS सिस्टम की वजह से बड़े घपले जन्म लिए। कुछ सिग्नेचर जब शिफ्ट हो गए स्क्रीन पे, तो बहुत सी ब्रांचों में लड़कों ने, उसमें ज़्यादा उमानिज लड़के थे जिन्होंने चीटिंग की, एम्बेजलमेंट की, फ्रॉड किया, क्योंकि आप किसी ब्रांच से भी जाके पेमेंट ले सकते थे, वहीं पे विड्रॉल स्लिप भरी और पेमेंट निकाल ली। ये बड़ा तकलीफ़देह दौर था। तकरीबन कमर्शियल बैंक की सारी ब्रांचें तकरीबन आउट थी। किसी का भी स्क्रीन बैलेंस लेजर के मुताबिक नहीं था। उसको मैंने बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया। चट्टा साहब पता नहीं क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, चेक बुक्स वगैरह एंटी मिसिंग थी। 2 दिन लगा के मैंने अपडेट किया, सारा उसको मैनेज किया। छोटी ब्रांच थी, 3 PN थे। ऑडिटर आए मेरे जाने के थोड़े दिनों बाद, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब ब्रांचों में 2-2 PN है और ब्रांचें बड़ी हैं, यहाँ 3 PN क्यों है? मैंने कहा जी एक तो बाहर के कामों के लिए रखा हुआ है। कहता है और बाकी 2? मैंने कहा एक कस्टमर को चाय कॉफ़ी के लिए रखा है, कोई वोचर लाना हो। कहता है और तीसरा? मैंने कहा जो बाहर गया अगर वो ना आए टाइम पे तो उसे ढूंढने के लिए। मेरी लॉजिक सुन के बहुत मुस्कुराया। मैंने कहा सर बूढ़े ये हैं बेचारे, रोज़ी इनकी लगी हुई है, बस मैं तो यही एक पेश कर सकता हूँ उज़र, अगर आप इसे कबूल कर लें। खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ब्रांच को समझना शुरू किया, चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं, वर्किंग कैसे होती थी। वर्किंग कोई इतनी अच्छी नहीं थी, पुअर थी। मेरा म्यार काम करने का और था, अब मैंने उसको अपने म्यार के मुताबिक लाना था। सच बताऊं, मुझे कंप्यूटर पे ये एक्सेल और वर्ड्स होती हैं एप्लीकेशन, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं टाइप मशीन पे लेटर टाइप करता था, अब कंप्यूटर पे वर्ड्स था, एक्सेल था, साथ प्रिंटर अटैच था, तो मुझे तो फाइल सेव करनी भी नहीं आती थी। 3-4 दफ़ा मैंने ट्राइयाँ की, कभी किधर चले जाता, कभी किधर। मुझे कंप्यूटर का सच पूछे पता नहीं था। 2-3 दफ़ा मैंने एप्लीकेशनें करप्ट की, हेड ऑफिस से बंदे को बुलाया, वो बेचारा दोबारा एप्लीकेशनें लोड करके गया। मुझे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना भी नहीं आता था, और एक्सेल में वो प्लस करना, माइनस करना, उसके कॉलम बनाने। खैर मैंने किसी से पूछता तो मुझे शर्म आती थी। मेरे साथ ही एक गैरेज था, स्पेयर पार्ट की शॉप थी, वहाँ पे एक लड़का था, वो थोड़ा कंप्यूटर को जानता था। मैं उससे टिप ले लेता था तो काम चला लेता था। खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस पर अबूर हासिल कर लिया। अब मैं उसमें जितने भी ब्रांच के परफॉर्मे थे, जो मंथ एंड स्टेटमेंट थी, वीकली, फोर्टनाइटली, काफ़ी को मैंने उस पर शिफ्ट करके परफॉर्मे बना लिए। अब सिर्फ मैं फिगरें कोड करता था, ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट आगे नेट पे आ जाता था।
काफ़ी सहूलत हो गई। ब्रांच छोटी थी। इसहाक एक लड़का था बलोची जो काउंटर पे बैठता था, इंतहाई आला दर्जे का लथार्जिक था। वो रेगुलर नहीं था। मैं इतना शुक्र करता था कि ये बस आ गया है। अजीब हरकतें थी उसकी। गाड़ी में आ रहा है बैंक और रास्ते में ही शेव करता आ रहा है। कैसे कर रहा है वो बात की बात है, छोड़ दें उसको। मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता था। अब उसे पता चल गया कि इधर एक स्किल्ड बंदा आ गया है, लिहाजा वो अपने आप को रिलैक्स फील करता था। जो मैनेजर था वो ना होने के बराबर था। सारा बोझ मुझ पे था और ब्रांच को मैंने ही मैनेज करना था, मैंने ही चलाना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने अपने कंट्रोल में लिया। उस ब्रांच में मेरा लिए एटीएम नहीं था। स्वार में एटीएम था, उसे मैं ही मैनेज करता था। तो यहाँ पे एटीएम नहीं था। खैर अल्लाह का नाम लेके काम करते रहे। कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह मेरी फिंगर टिप्स के नीचे है। मेरी आंखों पे पट्टी भी बांध दें तो टाइपराइटर के ऊपर मेरी फिंगर जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं अल्फ़ाबेट पे जाएंगी। किसी किस्म का कोई लेटर टाइप करना हो, एडवांसेस में रिकवरी हो, रिकमेंडेशन हो, कस्टमर को लिखना हो, माशाल्लाह मुझे ये अबूर हासिल है। मैं कह सकता हूँ आज के दिन कि 75 से 81 मैंने डीसी ऑफिस में काम किया, वो तजर्बा मेरे पास है। 81 से 83 मैंने मिनिस्ट्री में काम किया, वो तजर्बा मेरे पास है। 83 से 2000 तक मैंने फ़ॉरेन बैंक में जॉब की, मैनुअल भी कंप्यूटर पे भी, वो भी माशाल्लाह तजर्बा मेरे पास है। फिर 2 साल मैं यूरोप गया, वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल से मैंने इमिग्रेशन ली। थोड़ी थोड़ी पुर्तगाली सीखी, थोड़ी थोड़ी डच सीखी। अरबी में फर बोल लेता था। इंग्लिश लिख भी सकता था, बोल भी सकता था, पढ़ भी सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू तो पंजाबी तो ये तो मादरी समझ लें। उसके बाद पाकिस्तान आया तो 2001 में या 2 में मैंने सुपर स्टोर शुरू किया। 2017 तक उसे रन किया, फिर वाइंड अप किया। तो बिज़नेस का भी मुझे माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। ग्रोसरी आइटम, किचन आइटम्स, ये दालें, पल्सेस, पैम्पर, शैम्पूस मैंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। कंपनी वाले मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। उन्हें पता था कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। बड़े मैंने गपले पकड़े। वो आगे जब स्टोर की बात आएगी तब बताऊंगा। स्टोर पे मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा। वहाँ से जब मैं ओमान से आया तो मैंने कहा कि यहाँ बद्दू लोगों से अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। यहाँ पढ़े लिखे उसी तरह के थे जिस तरह अरब के बद्दू थे। खैर लिबा ब्रांच में मेरी सैलरी भी इन्हांस हो गई, हमें लोन की फैसिलिटी भी हो गई, हमें बच्चों की टिकट रिटर्न विद वाइफ हर साल बाद, खा पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते थे। हम बड़े रिलैक्स हो गए थे। वो हमारे अकाउंट जो बेचारे बिल्कुल खाली रहा करते थे, अब उनमें रौनक लगनी शुरू हो गई। हेड ऑफिस में जाते, किसी काम के लिए वो बुलाते तो 5 स्टार होटल में रूम बुक होता। ट्रेनिंग सेंटर जाते तो बुफे होता। वापसी पे कोई ना कोई गिफ्ट लाजमी होता।
वाइफ के लिए, अपने लिए 2 घड़ियाँ, घर के लिए कोई वॉल क्लॉक, कोई डिनर सेट। इंडियन मैनेजमेंट थी। पहले मिस्टर विलियम विल्सन थे यूके के जनरल मैनेजर, वो चले गए। इस दरमियान में मिस्टर स्टीवन पिंटू आ गए। तो स्टाफ को अब सारे स्टाफ को मौज हो गई। हमें जो बोनस साल बाद आधी बेशक मिलता था, अब हमें भी पूरी सैलरी ईयर एंड पे और रुमानीस को भी मिलनी शुरू हो गई। काफ़ी रिलैक्स हो गए फाइनेंशियली। मुझे याद है कि मुझे बोनस वगैरह मिले तो मैंने पहली दफ़ा वालदा साहबा को अल्लाह जन्नत नसीब करे 50,000 अमाउंट गिफ्ट की। मैंने कहा अम्मी जान, मेरी सैलरी बढ़ी है आपकी दुआओं से, मैं आपको भेज रहा हूँ। दिल बड़ा खुश हुआ। खैर, वक्त गुज़रता गया। इस दौरान जब मैं सवार में था, मैंने बच्चों को बुलाया था। उस वक़्त मेरी 2 बेटियां थीं। फिर दोबारा बुलाया तो 2 बेटे 2 बेटियां थीं माशाल्लाह। अब भी मेरे 2 बेटियां 2 बेटे हैं। बेटियों की शादी हो गई है, बेटे अभी बाकी हैं। तो अब मैंने लिवा में आके उन्हें परमानेंट वीज़े पे बुलाने का इरादा कर लिया। वीकेंड पे भाइयों के पास चला जाता था, रौनक खूब रहती थी। अगली मुलाकात में लिवा ब्रांच के हालात पे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।